बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 8.3.6। स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम एक्स टू वाई बी कंटिन्यूस फंक्शंस। ये दो एफ और जी हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं एक्स से वाई तक। एक्स कोई भी स्पेस है और वाई जो है ये हमारे पास T2 स्पेस या हाउस डॉफ स्पेस है। एंड सपोज दैट f of x is equal to g of x for all x in a dense सबसेट d of x। d हमारे पास x का कोई सबसेट है जो x में डेंस है, यानी d का जो क्लोजर है वो x के बराबर है। या हम x का कोई भी पॉइंट पिक करें तो वो या तो d का एलिमेंट होगा या d का लिमिट पॉइंट होगा। तो d के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए f और g की जो इमेज है वो सेम है। f of x इज़ इक्वल टू g of x। देन हमने प्रूव ये करना है कि f of x इज़ इक्वल टू g of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। हमने ये प्रूव करना है कि f और g ये दोनों सेम फंक्शन है। f of x इज़ इक्वल टू g of x होगा फॉर ऑल x अगर डेंस सबसेट के लिए f of x बराबर हो g of x के लिए। Suppose that for continuous function x to y and g from x to y। y क्या है? y हमारे पास T2 स्पेस है। y क्या है? T2 स्पेस। f of x is equal to g of x for all x belongs to d। और d क्या है? d is डेंस इन x। अब ये हमारे पास गिवन है कि f और g कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और f of x बराबर है g of x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। d क्या है? d डेंस सबसेट है x का। अब हम एक पॉइंट पिक करते हैं जिसके लिए f of x और g of x दोनों बराबर नहीं हैं। सपोज डैट फॉर सम z belongs to capital X f of z is not equal to g of z। अब ऑब्वियसली z जो है वो d में नहीं है, z जो है वो d में नहीं है। अब f of z जो है ये भी हमारे पास y का एक एलिमेंट है, g of z ये भी y का एक एलिमेंट है और y T2 स्पेस है। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ T2 स्पेस दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे। सिंस y इज हाउस्ड ऑफ स्पेस देयर आर ओपन सेट्स u एंड v सच दैट f of z belongs to u and g of z belongs to v and इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है क्योंकि हमारे पास y जो है वो T2 स्पेस है। अब क्योंकि u ओपन है तो इसका जो इन्वर्स इमेज है, अगर हम देखें f को, f x से y तक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और u जो है वो y में ओपन है तो u का इन्वर्स इमेज x में ओपन होगा। सो लेट u1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ u एंड v1 इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ v। ये दोनों हमारे पास x में ओपन सेट होंगे। देन u1 एंड v1 आर ओपन इन x एंड कंटेन्स z क्योंकि z के लिए f of z जो है वो u का एलिमेंट था और यहाँ पर f of z जो है वो v का एलिमेंट था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं z बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ u एंड z बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ v। तो इसका मतलब ये है कि z जो है वो u1 का भी एलिमेंट है और z जो है वो v1 का भी एक एलिमेंट है। अब क्योंकि d डेंस है, सिंस हमने ये लिखना है कि u1 v1 इसके बराबर है, u1 और v1 ओपन है और z को कंटेन करते हैं। सिंस d इज़ डेंस और z जो है वो d में नहीं था तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ डेंस सबसेट z जो है वो d का लिमिट पॉइंट होगा। d इज़ डेंस इन x तो इसका मतलब ये है z इज़ अ
लिमिट पॉइंट ऑफ डी। अब क्योंकि z u1 में है, z v1 में है और u1 v1 ओपन है, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट होगा। हम इसका नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे कह देते हैं ये o के बराबर है, तो z बिलोंग्स टू o है। और हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट अगर z इस ओपन सेट में है और d का लिमिट पॉइंट है, तो d का और इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी होगा। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट पॉइंट u1 इंटरसेक्शन v1, ये ओपन सेट है, z को कंटेन करता है, इसका इंटरसेक्शन अगर d के साथ लिया जाए तो वो नॉन एम्प्टी है। वो क्या है? नॉन एम्प्टी, क्योंकि z इसका लिमिट पॉइंट है और z इस ओपन सेट का एक एलिमेंट है। अब हम एक और पॉइंट पिक करते हैं। लेट d जो है वो हमारे पास एक पॉइंट है, लेट d बी अ पॉइंट इन u1 इंटरसेक्शन v1 इंटरसेक्शन d, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है। z इसका लिमिट पॉइंट था ना, हमने कहा था अगर a कोई सबसेट है स्पेस का तो x a का लिमिट पॉइंट होगा इफ़ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। तो यही डेफिनेशन हमने यूज़ की है कि अब क्योंकि z लिमिट पॉइंट है, इस ओपन सेट में है, तो इस ओपन सेट का d के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। हमने इसी इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट पिक किया, तो इसका मतलब ये है d बिलोंग्स टू u1 एंड d बिलोंग्स टू v1, इसीलिए तो इन सब सेट्स के इंटरसेक्शन में वो d है, तो d u1 में भी है और d v1 में भी है। अब अगर d जो है वो u1 में है और d जो है आपके पास v1 में भी है और जो d है वो सेट d में भी है, वो जो d है सेट d में भी है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ d बराबर है g ऑफ d, f ऑफ d इज़ इक्वल टू g ऑफ d। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ d बिलोंग्स टू u एंड g ऑफ d बिलोंग्स टू v, क्योंकि हमारे पास जो u1 है वो बराबर है f इनवर्स ऑफ u के। अब अगर d u1 में है तो फिर जब हम u1 पर f को अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कहाँ जाएगा? u में। तो f ऑफ d बिलोंग्स टू u एंड g ऑफ d बिलोंग्स टू v, और हमें ये पता है कि ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं। f ऑफ d इज़ इक्वल टू g ऑफ d, ये इसलिए है क्योंकि d जो है वो सेट d का एलिमेंट था, और यही हमने डिफ़ाइन किया था कि d के एलिमेंट्स के लिए f ऑफ x बराबर है g ऑफ x के। तो f ऑफ d बिलोंग्स टू u है, g ऑफ d बिलोंग्स टू v है, और ये दोनों बराबर भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि u इंटरसेक्शन v हमने कहा था कि ये तो एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ से तो हमें मिल गया कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। अ कंट्राडिक्शन, अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने कहा था वाई हाउसडॉर्फ स्पेस है और कोई से भी दो पॉइंट आप कोई से भी ए बी के लिए आपने ओपन सेट कंसीडर किए, क्योंकि हमारे पास जो हमने कंसीडर किया था वो था एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड यू में था, जी ऑफ जेड वी में था, और यू इंटरसेक्शन वी जो है वो एम्प्टी सेट था। लेकिन यहाँ हमारे पास आया कि यू इंटरसेक्शन वी जो है ये एम्प्टी सेट नहीं है। अ कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब ये है हैंस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जी ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कंडीशन क्या है कि पहले आपके लिए डेंस सबसेट, जो आपके पास डेंस सबसेट गिवन है, उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए एफ़ और जी जो है ये सेम होने चाहिए। तो फिर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, अ स्पेस एक्स इज़ अ T2 स्पेस या हाउस डॉफ स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a, b बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर आर क्लोज्ड सेट्स C1 एंड C2 सच डैट a C1 में हो और जो b है वो C1 में ना हो, a C2 में हो और जो b है वो C2 a जो है वो C2 में ना हो और जो b है वो C2 का एक एलिमेंट हो, एंड x इज़ इक्वल टू C1 यूनियन C2। मतलब स्पेस T2 स्पेस होगी अगर हर दो पॉइंट्स के लिए दो क्लोज सेट मिल जाएं C1 और C2, उनका यूनियन x हो। a अगर C1 में है तो b C1 में नहीं होना चाहिए, और अगर b C2 में है तो a जो है वो C2 में ना हो। हमने जो पहले डेफिनेशन दी थी हमने कहा था फॉर टू पॉइंट्स
हमारे पास ओपन सेट हो, ए इंटरसेक्शन वी एम्प्टी सेट हो और ए बिलोंग्स टू यू एंड बी बिलोंग्स टू वी हो। लेकिन यहाँ हमने कहा है कि उनका यूनियन एक्स हो, हमने ये नहीं कहा कि C1 और C2 डिसजॉइंट हों। सपोज x जो है वो T2 स्पेस है, सपोज दैट x इज़ अ T2 स्पेस या हाउस डॉफ स्पेस एंड लेट ए कोमा बी, हमारे पास कोई से भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, बिलोंग्स टू x एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, then there are open sets u and v such that a belongs to u, b belongs to v and u intersection v जो है वो empty set हो। अब अगर a u में है तो a जो है वो u के कंप्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि u और v डिसजॉइंट हैं, तो u का कंप्लीमेंट और v का कंप्लीमेंट इनका यूनियन जो है वो x के बराबर है। बट देन x इज़ इक्वल टू यू डैश यूनियन वी डैश, यू डैश यू का कम्प्लीमेंट है और वी डैश वी का कम्प्लीमेंट है। ए यू में है तो ए जो है वो अपने कम्प्लीमेंट ए यू के कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसका मतलब ये है ए जो है वो वी में होगा, सॉरी ए जो है वो वी के कम्प्लीमेंट में होगा, वी डैश में, ठीक है। हम कह देते हैं वी डैश C1 के बराबर है। और जो b अगर v में है तो फिर b जो है वो अपने कम्प्लीमेंट में, b जो है वो v के कम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो b जो है वो u के कम्प्लीमेंट में होगा, इसे हम C2 कह देते हैं। अब ओबियसली a जो है वो v डैश में है, तो फिर जो b है वो v डैश में नहीं है, v के कम्प्लीमेंट में नहीं है, क्योंकि b अगर v में था, अगर ये हमारे पास सेट है, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये आएगा। अगर ए बी यहाँ है तो फिर बी यहाँ नहीं होगा, तो बी जो है वो वी डैश में नहीं है। और अगर हमारे पास जो बी यू डैश में है तो इसका मतलब ये है ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू यू डैश। तो यही हमारे पास था कि अगर स्पेस T2 है, T2 होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये कंडीशन हमारे पास फुलफ़िल हो। तो अगर स्पेस T2 स्पेस थी तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि यू डैश और वी डैश का यूनियन x है और a जो है वो v डैश में है, b v डैश में नहीं है, b u डैश में है और जो a है वो u डैश में नहीं है। कन्वर्सली सपोज करते हैं suppose that for any two distinct points a b in x, हमारे पास क्लोज्ड सेट हैं, देयर आर closed sets C1 and C2 such that A belongs to C1 and B does not belongs to C1। A जो है वो C2 में नहीं है और B जो है वो C2 का एक एलिमेंट है एंड X इज़ इक्वल टू C1 यूनियन C2, ठीक है। अब अगर C1 क्लोज है तो C1 का जो कम्प्लीमेंट होगा और C2 का जो कम्प्लीमेंट होगा आर ओपन इन X, आर ओपन इन X, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर A जो है वो C1 में है तो फिर A जो है वो C1 के कम्प्लीमेंट में नहीं होगा, A जो है वो C1 के कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास जो B है वो C2 के कम्प्लीमेंट में नहीं होगा एंड A बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ C2 एंड B बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ C1। अब क्योंकि C1 ओपन है, C2 भी ओपन है, C1 का कम्प्लीमेंट भी ओपन है, C2 का कम्प्लीमेंट भी ओपन है और A बिलोंग्स टू C2 का A जो है वो C2 के कम्प्लीमेंट में है और जो B है वो C1 के कम्प्लीमेंट में है। अगर हम इसे कंसीडर करें तो x बराबर है C1 यूनियन C2, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि C1 डैश और C2 डैश ये दोनों डिसजॉइंट हैं। C1 और C2 का कम्प्लीमेंट जो है वो डिसजॉइंट, आपस में डिसजॉइंट सेट हैं, तो दोनों तरफ कम्प्लीमेंट लें तो ये बराबर होगा C1 यूनियन C2 का कम्प्लीमेंट
तो ये बराबर आ जाएगा C1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कम्प्लीमेंट। और अगर हम x का कम्प्लीमेंट लें तो वो खाली सेट है, विच इम्प्लाइज C1 डैश इंटरसेक्शन C2 डैश जो है ये खाली सेट है। मतलब कि ये ओपन सेट था और ये भी ओपन सेट था। A जो है वो C2 डैश में था, B जो है वो C1 डैश में था। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, हैंस X इज़ अ T2 स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 8.3.8। A space X is a housed of space if and only if for every point A of X, ये जो हमारे पास सेट है सिंगलटन A, ये बराबर हो इंटरसेक्शन अल्फ़ा C अल्फ़ा। C अल्फ़ा क्या है? ये हमारे पास क्लोज्ड सेट है containing an open set U which contains A, where each C alpha is a closed set containing an open set which contains A, यानी C अल्फ़ा जो है ये हमारे पास क्लोज्ड नेबरहुड है A का। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करे कोई स्पेस तो वो फिर हमारे पास हाउस ऑफ स्पेस होगी, और अगर x जो है वो हाउस ऑफ स्पेस है तो फिर वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगी। यानी जितने भी क्लोज नेबरहुड होंगे A के, उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो सिंगलटन A के बराबर है। सपोज़ करें कि x जो है वो एक हाउस ऑफ स्पेस है एंड A जो है ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है x का। हमने कोई और पॉइंट पिक किया B डिफरेंट फ्रॉम A, तो हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे U एंड V के A जो है वो U में है, B V में है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। अब अगर हम देखें कि ये हमारे पास अगर स्पेस है, ये सेट U है और ये सेट V है, U एंड V। अगर V का कम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो ये सारा पोर्शन होगा V के अलावा, तो वो U को कंटेन करेगा और वो कम्प्लीमेंट क्लोज सेट होगा। सो U जो है वो V डैश का सबसेट है। V डैश क्लोज है, U सबसेट है V डैश का, तो V डैश को हम C अल्फ़ा का नाम दे देते हैं कि C अल्फ़ा जो है ये क्लोज्ड नेबरहुड है A का। और ये B को कंटेन नहीं करता, B V में पड़ा था तो B जो है वो V के कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सो B जो है वो V के कम्प्लीमेंट में नहीं है। सो B इज़ नॉट, तो इसका मतलब ये है कि B एटलीस्ट एक क्लोज्ड नेबरहुड में नहीं है। सो B इज़ नॉट इन एटलीस्ट वन क्लोज्ड नेबरहुड ऑफ A। सिंस B जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑफ X डिफरेंट फ्रॉम A, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लोज्ड नेबरहुड होंगे A के, उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें B नहीं होगा। अगर C1 C2 C3 तीन क्लोज्ड नेबरहुड हैं, B C1 में नहीं है, तो ओबियसली इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अब क्योंकि B आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हर दफ़ा अगर हम फ़र्ज़ कर लें B1 B2 B3 तीन पॉइंट थे और एक 4 A, ये 4 पॉइंट है X में, तो A का हमने क्लोज्ड नेबरहुड लिया, उसमें B1 नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम B2 पिक करेंगे तो हमें एक ऐसा क्लोज्ड नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें B2 नहीं होगा। यानी B1 जो है वो C1 में नहीं है, B2 जो है वो C2 में नहीं है, B3 जो है वो C3 में नहीं है, और A इन तीनों में ही है। तो मैं तीनों का इंटरसेक्शन लूँ C1 C2 C3 का, तो उनमें एक ही पॉइंट कॉमन है और वो कौन सा है? A। तो यही हम कहना चाहते हैं कि B आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो हर दफ़ा हमें ऐसा क्लोज्ड नेबरहुड मिल जाएगा A का जो B को B A के अलावा जो डिफरेंट पॉइंट है, जो जिस पॉइंट को पिक करके हमने वो क्लोज्ड नेबरहुड बनाया है उसे कंटेन नहीं करता होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास A जो है, A एक ऐसा पॉइंट है जो अपने तमाम क्लोज्ड नेबरहुड्स में है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, और जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ सिंगलटन A के बराबर होगा। सो A इज़ द ओनली पॉइंट विच इज़ इन एवरी क्लोज्ड नेबरहुड ऑफ A। यानी C1 C2 C3 फॉर एग्जांपल अगर तीन थे तो A इसमें है, A इसमें है और A इसमें भी है। ये तो बाय डेफिनेशन है क्लोज्ड नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि
इसके ए के अलावा कोई और पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो सी में भी हो, C1 में भी हो, C2 में भी हो, C3 में भी हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर B1, B2, B3 पॉइंट हों तो B1 के लिए हमें C1 मिल जाएगा, B1 C1 में नहीं है, B2 C2 में नहीं है और B3 C3 में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है और वो A है। तो इसका मतलब ये है सिंगलटन A जो है वो अपने तमाम क्लोज नेबरहुड्स के इंटरसेक्शन के बराबर है। कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल होती है और हमने प्रूव करना है कि X जो है वो T2 स्पेस है। कन्वर्सली सपोज दैट फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस X एंड अ पॉइंट A बिलोंग्स टू X, ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। वेयर C अल्फ़ा जो है ये हमारे पास फैमिली है ऑफ आल क्लोज्ड नेबरहुड्स ऑफ A। क्लोज नेबरहुड का मतलब क्या है, A बिलोंग्स टू यू ओपन सेट है और ये C अल्फ़ा का सबसेट है। लेट B जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जो A में नहीं है, B एक ऐसा पॉइंट है जो A से डिफरेंट है। अगर B A से डिफरेंट है और इन तमाम के इंटरसेक्शन में B नहीं है तो इसका मतलब ये है कि किसी एक में B नहीं है। देन देयर इज़ अ क्लोज नेबरहुड C ऑफ A विच डज़ नॉट कंटेन्स B, मतलब B जो है वो C में नहीं है। अगर B C में नहीं है, अगर ये C एक सेट था हमारे पास और B इसमें नहीं था तो इसका मतलब ये है B इसके अलावा किसी और पोर्शन में है तो वो इसके कम्प्लीमेंट में है। सो B जो है उसके कम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट होगा। अब क्योंकि C जो है वो क्लोज नेबरहुड है A का तो इसका मतलब ये है U सबसेट होगा C का और A जो है वो U का एलिमेंट होगा। A बिलोंग्स टू U एंड U सबसेट है C का क्योंकि C A का क्लोज्ड नेबरहुड है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट C है और ये सेट U है और ये C का कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये है कि C का कम्प्लीमेंट और U इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो U इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ C इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। A जो है वो U में है और B जो है वो C के कम्प्लीमेंट में है। तो दो पॉइंट्स के लिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के लिए हमें दो ओपन सेट मिल गए, A बिलोंग्स टू U, B बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ C और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट है। तो इसका मतलब ये है X जो है वो T2 स्पेस है। टी नॉट स्पेस के केस में हमने कहा था कि टी नॉट स्पेस की अगर हम सब स्पेस कंसीडर करेंगे तो वो भी टी नॉट स्पेस होगी। सिमिलरली अगर T1 या T2 स्पेस है उसकी भी अगर हम सब स्पेस कंसीडर करेंगे तो वो भी हमारे पास T1 या T2 स्पेस होगी। T1 की जो सब स्पेस है वो भी T1 स्पेस है और जो T2 की सब स्पेस है वो भी T2 स्पेस है। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई कलेक्शन है टी नॉट स्पेसिस की या T1 स्पेसिस की या T2 स्पेसिस की, अगर हम उनका प्रोडक्ट लें, चाहे वो फाइनाइट कलेक्शन हो चाहे वो इन्फिनिट हो, उनका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो अगर वो टी नॉट है तमाम स्पेसिस तो उनका प्रोडक्ट अगेन टी नॉट स्पेस होगा या T1 होगा या T2 होगा। अगर वो T1 स्पेसिस हैं तो प्रोडक्ट T1 होगा, अगर जो स्पेसिस हैं वो T2 हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो T2 स्पेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस X, कोई भी स्पेस हमारे पास गिवन है वो फर्स्ट काउंटेबल है, उसे हम T2 स्पेस कहेंगे या हाउसडॉर्फ स्पेस कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट। X फर्स्ट काउंटेबल है, अगर सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होगी तो फिर X T2 स्पेस है, और अगर X T2 स्पेस है, अगर X जो है वो हमारे पास अगर हमारे पास X T2 स्पेस है तो फिर लिमिट जो है वो यूनिक होगी। अगर लिमिट यूनिक होगी तो जो हमारे पास जो X है वो T2 स्पेस होगी, और गिवन क्या है कि X जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। सपोज करते हैं, सपोज डैट X जो है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, X इज़ अ
फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब अगर x हाउस्ड ऑफ स्पेस है तो फिर लिमिट जो है उसके अंदर सीक्वेंस की यूनिक होगी, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। लेट x जो है x बी हाउस्ड ऑफ स्पेस, ठीक है। अगर x T2 स्पेस है तो हमने प्रूव किया था 8.3.3 थ्योरम नंबर 8.3.3 कि हमारे पास एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। इन T2 स्पेस, क्योंकि हमने कहा है कि x T2 स्पेस है तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होगी। अब हम कन्वर्सली ये बताएंगे कि अगर लिमिट यूनिक है तो फिर वो T2 स्पेस है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने प्रूव करना है कि वो T2 स्पेस है, तो हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि वो T2 स्पेस नहीं है। कंट्रा पॉजिटिव यूज, यानी P इम्प्लाइज Q है तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। हम ऑन कॉन्ट्रेरी हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है उसमें जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं उनकी लिमिट यूनिक है। हमने शो करना है कि x जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस है। कन्वर्सली सपोज दैट फॉर अ फर्स्ट countable space x, every convergent sequence has a unique limit। हमने शो क्या करना है, वी शो डैट x is हाउस्ड ऑफ स्पेस। हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि x जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस नहीं है और बता देंगे कि सीक्वेंस की लिमिट भी यूनिक नहीं है। यानी अगर x जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस है तो आपके पास जो सीक्वेंस की लिमिट है वो यूनिक है, ठीक है। हमने प्रूव ये कर, हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि x जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस नहीं है। अगर x हाउस्ड ऑफ स्पेस नहीं है तो हम ये बता देंगे कि हमारे पास जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। तो इसका उलट क्या होगा कि अगर लिमिट यूनिक है तो आपके पास जो स्पेस है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस है। हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि x जो है ये T2 स्पेस नहीं है। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज डैट x is not हाउस्ड ऑफ स्पेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, अगर x जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस नहीं है तो फॉर a b बिलोंग्स टू x एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, हमारे पास ऐसे ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे u and v in x such that a belongs to u, b belongs to v and u intersection v is not equal to empty set। क्योंकि x जो है वो T2 स्पेस नहीं है तो अगर हमने कोई दो पॉइंट पिक किए हैं जो बराबर नहीं है तो हमें ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे कि उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट ना हो, ठीक है। हमें गिवन है कि हमारे पास जो स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल है। हम इसे यूज़ करेंगे बाय फर्स्ट काउंटेबिलिटी। तो हमारे पास जो पॉइंट है A एंड B, A और B जो है ये x के दो पॉइंट थे और x जो है ये फर्स्ट काउंटेबल है। अगर फर्स्ट काउंटेबल है तो A और B के पास एक काउंटेबल लोकल बेस होगी। A एंड B हैज़ काउंटेबल
लोकल बेस। let xn n belongs to capital N and yn n belongs to कैपिटल N जो है ये हमारे पास काउंटेबल लोकल बेस फॉर A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब लोकल बेस की डेफिनेशन क्या थी कि अगर हम यहाँ से ये जो हमारे पास कलेक्शन है, अगर कोई भी पॉइंट किसी ओपन सेट में से पिक करें तो हमारे पास सेट होगा इस कलेक्शन में x1 या x2 या xn जो कि सबसेट हो उस ओपन सेट का। तो ये हमारे पास जो कलेक्शन है ये लोकल काउंटेबल लोकल बेस है फॉर A एंड B। लेट un जो है ये बराबर है हमारे पास इंटरसेक्शन k फ्रॉम 1 to n xn एंड vn ये बराबर है हमारे पास इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 to n yn। अब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट है A1 A2 एंड A3, इनका इंटरसेक्शन लें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इसे नाम दे दें हम U3 का। और सिमिलरली एक और सेट हम कंसीडर करें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इसे हम नाम दे दें U4 का। और ये जितने भी हमारे पास ये जो कलेक्शन है ये नेस्टेड इंटरवल्स हैं। A1 जो है वो A2 का सबसेट है, A2 जो है वो A3 का सबसेट है एंड सो ऑन। अब जब जैसे हम सेट इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरसेक्शन जो है वो U1 जो है वो U3 से U4 जो है वो U3 का सबसेट होगा। जैसे हम सेट बढ़ाएंगे इंटरसेक्शन का जो सेट है वो छोटा होता जाएगा, U4 जो है वो सबसेट होगा U3 का। अब अगर हमने इंटरसेक्शन लिया है 1 से लेकर n तक तो हमारे पास वी हैव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N A belongs to UN and Y belongs to VN और UM जो है ये सबसेट होगा UN का, VM जो है ये सबसेट होगा VN का, वेयर M जो है वो ग्रेटर देन N है, M जो है वो ग्रेटर देन N है। अब क्योंकि A जो है वो हर UN में है, B जो है वो हर यहाँ B आएगा, B जो है वो हर VN में है और स्पेस जो है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस नहीं है और ये सारे ओपन सेट हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन है फॉर ऑल n UN इंटरसेक्शन VN जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अगर ये एम्प्टी सेट हो जाएगा तो फिर हमें कोई और 2 पॉइंट पिक करने पड़ेंगे। हाउस्ड ऑफ स्पेस में ये था कि हर 2 पॉइंट्स के लिए ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट मिलते हैं, एक पॉइंट एक से ओपन सेट में है, दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट में है। अब यहाँ क्योंकि x हाउस्ड ऑफ स्पेस नहीं है तो कोई से भी 2 पॉइंट पिक करें तो हमें ऐसे ओपन सेट मिलने चाहिए कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी हो। तो अब UN ओपन सेट है, VN भी ओपन सेट है, A बिलोंग्स टू UN है, B बिलोंग्स टू VN है, तो फिर इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। Hence we can pick any Zn belongs to UN intersection Vn। We show that हम ये शो करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करता है A को एंड B को, कन्वर्जेस टू बोथ X एंड Y, X एंड Y। लेट
ए जो है कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट है, बी एन ओपन सेट, यहाँ ए एंड बी converges to both A and B such that X belongs to A belongs to A कोई ओपन सेट हमने कंसीडर किया है सच डैट A belongs to A। हमने सीक्वेंस के केस में क्या कहा था कि अगर एक्स के कोई सीक्वेंस है तो एक्स के जो है वो एक्स को कन्वर्ज करेगा अगर हमारे पास किसी नेचुरल नंबर के लिए एन नॉट के लिए जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो ओपन सेट में हो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, और ये हर ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करता है उसमें सीक्वेंस की टर्म्स होनी चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। हम उसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। हमने एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट कंसीडर किया जो ए को कंटेन करता है। अब क्योंकि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, ये एक ओपन सेट है और बाय डेफिनेशन ऑफ लोकल बेस हमारे पास हमने लोकल बेस में सेट कंसीडर किए हैं एक्स एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो किसी एन के लिए ये जो एक्स एन है वो ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी ये जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें से हमने कोई एन पिक किया है सच डैट कि जो एक्स एन है वो सबसेट है ए का और ए बिलोंग्स टू एक्स एन है। और अगर हम देखें हमने डिफ़ाइन किया यू एन बराबर है इंटरसेक्शन के फ्रॉम 1 टू एन एक्स एन। अब ऑब्वियसली जो हमारे पास इंटरसेक्शन है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो वो सबसेट होता है ए का और वो सबसेट होता है बी का। तो इसका मतलब ये है यू एन जो है ये सबसेट होगा एक्स एन का फॉर ऑल एन फ्रॉम 1 फॉर ऑल एन, एक से लेकर एन तक, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। अब यहाँ अगर हम देखें, अगर हम एक नई इंटरसेक्शन डिफ़ाइन करें यू एन फ्रॉम के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एक्स के, ठीक है। तो अब इस केस में जो यू एन होगा वो इसका सबसेट होगा, जो हमारे पास यू एन है वो सबसेट होगा, ये जो यू एन है वो इस सेट का सबसेट होगा। वी आल्सो हैव, और ये सबसेट है ए का। अब अगर हम इंटरसेक्शन लें, हमने कहा था यू एम जो है ये सबसेट है यू एन का फॉर ऑल एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन। अब अगर मैं एन कंसीडर करूं जो कैपिटल एन से बड़ा है या उसके बराबर है तो उस केस में जो यू एन है वो सबसेट होगा इस सेट का। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं यू एन जो है ये सबसेट है इस सेट का और ये सबसेट है एक्स एन का और ये सबसेट है ए का, ठीक है। हमने जो पिक किया था हम उसकी तरफ चलते हैं। जेड एन हमने पिक किया था यू एन इंटरसेक्शन वी एन में से। अभी हमने यहाँ बात की कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यू एन इंटरसेक्शन वी एन ये सबसेट है किसका, ये हमारे पास सबसेट होगा यू एन का। और यहाँ अगर हम देखें तो यू एन जो है ये सबसेट है ए का और हमारे पास एन पर कंडीशन क्या है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है। अब ये फिक्स है, ये नंबर, ये नेचुरल नंबर फिक्स है। अगर हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें तो हमने कहा था एक्स के बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो जेड एन होगा वो ए का एलिमेंट होगा और एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, और ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है और एक्स इसका एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है जेड एन कन्वर्जेस टू एक्स। सिमिलरली हम एक सेट पिक करेंगे कन्वर्जेस टू ए कि जो बी को कंटेन करता हो और हम प्रूव कर देंगे कि जेड एन कन्वर्जेस टू बी। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस की लिमिट यूनिक नहीं है।
हमने कहा कि x हाउस ऑफ स्पेस नहीं है, तो फिर हमारे पास जो सीक्वेंस की लिमिट है वो यूनिक नहीं है। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि अगर सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है तो फिर हमारे पास स्पेस जो है वो हाउस ऑफ स्पेस है। लेकिन हमने कहा था कि हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है और सीक्वेंस की लिमिट्स यूनिक भी हैं। हमने कहा था कि x फर्स्ट काउंटेबल है, सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है, प्रूव करना है x हाउस ऑफ स्पेस है। हमने कहा कि x हाउस ऑफ स्पेस नहीं है और हमारे पास आया कि सीक्वेंस की लिमिट भी यूनिक नहीं है, तो कंट्राडिक्शन है कि हमने तो कहा था कि सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है, तो इसका मतलब ये है x इज़ हाउस ऑफ स्पेस।